फर्ज कीजिए आप अपने घर में सो रहे हैं। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि आपके मोहल्ले में 2 घर छोड़कर जो व्यक्ति रह रहा है वो एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अचानक से आपको हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक आप कुछ समझ पाते तब तक कुछ कमांडोज आए, गोलियां चली और वो व्यक्ति मारा गया। ये सब कुछ कहानी जैसा लग रहा है, पर ये कहानी कतई नहीं है। 2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के एबटाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ था। अमेरिकी नेवी सील्स के एक दल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, पर ऐसा मुमकिन कैसे है कि अमेरिका अपने दुश्मन को मारने के लिए किसी दूसरे देश में घुस पाया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ताकतवर है? इसका जवाब है नहीं। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस में लादेन पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो आज के शो में हम जानेंगे यूएन का राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या है, सेल्फ डिफेंस में एक देश क्या क्या कर सकता है, और साथ ही आपको बताएंगे आत्मरक्षा के इंटरनेशनल कानून से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, ऐसे किस्से जिन्होंने तय किया कि सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं, इसकी सीमा कैसे तय हो। इन घटनाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। बीते दिन एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की थी। अब गुरुवार को ईरान में मौजूद बलूच अलगाववादी समूहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के सरवन शहर में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चौकियों पर हमला किया। मीडिया ने इस हमले को नाम दिया सर्जिकल स्ट्राइक। इस मामले पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा कि ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भारत का अपना पुराना अनुभव है। साल 2016 में उड़ी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उड़ी हमले और उसके बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक का नाम हम आपको बताते हैं, उड़ी अटैक्स, जिसमें आपको मिलेगी उड़ी आतंकी हमले और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी। कहाँ मिलेगी ये ऑडियो बुक? कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू FM पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए कुकू FM आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट। इसके लिए बस आपको यूज़ करना होगा LT50 कोड। बहरहाल, ईरान के पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमले के संदर्भ में जानते हैं कि दोनों देश कहां तक जा सकते हैं। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं। साल 2001 अलकायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका पर आतंकी हमला किया। इस हमले में 3000 लोग मारे गए। इस घटना ने एक बहस को जन्म दिया, क्या किसी खतरे का पहले से अनुमान होने पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? सेल्फ डिफेंस के नाम पर किस तरह के और किस हद तक की कार्रवाई उचित है? पर अमेरिका की सोच कुछ और थी। उसे जहां भी जरा सा भी खतरा लगता, वो पूरी ताकत से उन पर हमला करता, आत्मरक्षा के नाम पर सेल्फ डिफेंस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समझने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। आपको बताते हैं वो घटना जब अमेरिका और ब्रिटेन में युद्ध होते होते रह गया। 1830 का दशक चल रहा था। कनाडा उस समय ब्रिटिशर्स के अधीन था। कैनेडियन संख्या में कम थे और उनके पास हथियार भी नहीं थे कि वो ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकें। यहाँ उनकी मदद की अमेरिकन्स ने। विलियम लायन मैकेंजी उस समय कनाडा की अगुवाई कर रहे थे। मॉन्टगोमरी की लड़ाई के बाद मैकेंजी और उनके साथी भागकर नेवी आइलैंड पर छिप गए। यहाँ उन्होंने कैरोलिन नामक जहाज पर रिपब्लिक ऑफ कनाडा की घोषणा कर दी। ब्रिटिश इससे भड़क गए और 29 दिसंबर 1837 को रॉयल नेवी को इसे निपटने के लिए भेजा। इस नेवल फोर्स ने कैरोलिन जहाज के क्रू का पीछा किया और उसे नायाग्रा नदी के बहाव की तरफ धकेल दिया। इससे कैरोलिन में आग लग गई और वो नायाग्रा फॉल्स में तबाह हो गई। इसी झड़प के दौरान खूब गोलियां चली और एक अश्वेत अमेरिकन अमोस डर्फी की भी गोली लगने से मौत हो गई। अगले ही दिन अमेरिका के अखबारों ने कैरोलिन के जलाए जाने और पूरे क्रू के मारे जाने की खबर रिपोर्ट की। घटना पर पब्लिक का गुस्सा फट पड़ा और अमेरिकी प्रेसिडेंट मार्टिन वैन ब्यूरेन ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना विरोध प्रकट किया। फिर आखिरकार दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और ये तय हुआ कि किन परिस्थितियों में एक दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन किया जा सकता है। इसे कैरोलिन टेस्ट नाम दिया गया, जो आज भी सेल्फ डिफेंस की स्थिति में इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। इतिहास की बात अब समझते हैं कि यूएन का कौन सा कानून है जो आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस जैसे मुद्दे पर लागू होता है। आइए जानते हैं यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 क्या है।
अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस। यूएन चार्टर एक तरह से यूएन का संविधान है, सभी सदस्य देश इसका पालन करते हैं। यूएन का चार्टर 19 चैप्टर्स और 111 आर्टिकल्स में बटा हुआ है। इसके 7वें चैप्टर में आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 51 तक का हिस्सा शामिल है। चैप्टर 7 में किसी देश की संप्रभुता और शांति को पैदा हुए खतरे या उस पर हमले की आशंका की स्थिति से निपटने का प्रावधान है। यूएन के चैप्टर 7 का ये आर्टिकल किसी सदस्य राष्ट्र को उस पर सशस्त्र हमले की स्थिति में रक्षात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल 51 के तहत अगर किसी सदस्य देश के खिलाफ कोई सैन्य हमला होता है तो वह सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा शांति बहाली के कदम उठाए जाने तक आत्मरक्षा में कार्रवाई कर सकता है। सदस्य देश के उठाए आत्मरक्षा के इस कदम को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को भी तत्काल बताने की जरूरत होती है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत कोई देश तब तक किसी तरह की मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक खतरा असल में या बहुत करीब ना हो। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस के सभी 193 सदस्य देश ये चार्टर फॉलो करते हैं। 193 देशों के अलावा 2 और राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। द होली सी, जिसे वेटिकन सिटी भी कहा जाता है, पैलेस्टीन अथॉरिटी भी यूएन के सदस्य हैं। ये वही रक्षा में कार्रवाई करने की बात, इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए यूएन ने बनाया आर्टिकल 24। यह आर्टिकल कहता है सभी सदस्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से अलग किसी भी अन्य तरीके से धमकी देने या बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस मसौदे को तैयार करने वालों का इरादा था कि सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा बनाई गई फोर्सहीन मामलों में बल प्रयोग का विकल्प बनेगी। हालांकि इससे कुछ देश चिंतित भी हुए क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स द्वारा वीटो का इस्तेमाल कर संयुक्त बल को रोका जा सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में वॉर ऑन टेरर और आत्मरक्षा के नाम पर बहुत कुछ किया, पर इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ था जब दूसरे देश के मामलों में दखल देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने अमेरिका को फटकार लगाई थी। अब आपको एक किस्सा बताते हैं। ये केस है अमेरिका बनाम निकारागुआ का, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया। इसमें भी अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला दिया था। बात 1934 की है। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो के नेतृत्व में निकारागुआ में मजदूरों की क्रांति पनप रही थी। लोगों में निकारागुआ की सरकार और अमेरिकी कब्जे के विरुद्ध गुस्सा था। मौका देखकर अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकारागुआ की कमान वहां के निकारागुअन नेशनल गार्ड को सौंपकर वापस चले गए। 1934 में निकारागुअन नेशनल गार्ड के चीफ एनास्टेसियो सोमोजा गार्सिया ने 1937 में अपनी फौज को आदेश दिया कि सीजर सैंडिनो को पकड़ लिया जाए। बाद में उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद एनास्टेसियो सोमोजा गार्सिया के परिवार ने 1989 तक निकारागुआ पर शासन किया, पर इससे पहले 1972 में निकारागुआ में विनाशकारी भूकंप आया। इस दौरान निकारागुआ को लाखों डॉलर की विदेशी मदद आई, पर तानाशाही ने इस पैसे का गबन कर दिया। यहाँ से तानाशाही के विरोध की लहर और तेज होने लगी, यहाँ तक कि तानाशाही के ही कई समर्थक क्रांति से प्रभावित होकर उस तरफ जा मिले। ऑगस्टो सीजर सैंडिनो के नाम पर बनी पार्टी सैंडिनिस्ता ने भूकंप के दौरान रिलीफ कैंप्स लगाकर पब्लिक की खूब मदद की और 1979 में द सैंडिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट निकारागुआ की सत्ता में आ गया। अमेरिका को ये नागवार गुजरा और उसने एनास्टेसियो सोमोजा गार्सिया के परिवार, जिसे सोमोजा फैमिली कहा जाता था, उसे मदद करना जारी रखा। फिर रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सैंडिनिस्ता के विरोधी ग्रुप कॉन्ट्रेस का खुलेआम समर्थन करने लगे। बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने कॉन्ट्रेस की फंडिंग पर रोक लगा दी, पर ओलिवर नॉर्थ नाम के पूर्व मरण ने कॉन्ट्रेस को फंडिंग और हथियार भेजना जारी रखा। निकारागुआ के हालात खराब होते जा रहे थे। कॉन्ट्रेस के गुरिल्ला लड़ाकों ने देश में अशांति फैला रखी थी। अंत में 1984 में निकारागुआ ने अमेरिका के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का निर्णय किया। निकारागुआ ने आरोप लगाया कि अमेरिका कॉन्ट्रेस को भर्ती करने, ट्रेनिंग देने, फाइनेंस और सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अमेरिका ने निकारागुआ के खिलाफ मिलिट्री अभियानों में खुलकर साथ दिया। ये निकारागुआ की संप्रभुता का उल्लंघन है। साथ ही आंतरिक मामलों में दखल, निकारागुअन लोगों की हत्या और कत्ल में भी अमेरिका शामिल है। अपनी बात रखने के बाद निकारागुआ ने अमेरिका से हट जाने की मांग की। कोर्ट का फैसला आया और उसमें कहा गया कि अमेरिका फौज के गैरकानूनी इस्तेमाल का दोषी है। साथ ही निकारागुआ के नेवल वेसल्स और बंदरगाहों पर माइन लगाकर हमला करने में कॉन्ट्रेस की मदद करने में भी अमेरिका शामिल है। मामले में कोर्ट ने लंबा चौड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले की कुछ अहम बातें हम आपको बताते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अमेरिका का सेल्फ डिफेंस का तर्क खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अमेरिका निकारागुआ के खिलाफ पैरामिलिट्री एक्टिविटी कर रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में निकारागुआ में हुए कई हमलों का जिक्र भी किया, जिसमें अमेरिका साफ तौर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल था।
आईसीजे के फैसले की कुल जमा बात ये थी कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर कोई देश कुछ भी नहीं कर सकता, जैसा कि अमेरिका ने निकारागुआ में किया। इतिहास के बाद अब आपको बताते हैं आत्मरक्षा में की गई कुछ कार्रवाइयों के बारे में। सबसे पहले बात भारत की। भारत ने भी 2016 में उड़ी मिलिट्री बेस पर आतंकी हमले के बाद पीओके स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड पर घातक हमला किया था। इसके बाद भारत ने 2015 में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर NSCN खापलांग नामक उग्रवादी ग्रुप के कैंप पर भी कार्रवाई की थी और 2019 में पुलवामा के हमले के बाद भारत ने आत्मरक्षा में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। अगली सर्जिकल स्ट्राइक में हम जिक्र करेंगे इजराइल द्वारा किए गए ऑपरेशन ओपेरा की। 1981 में इजरायली एयरफोर्स ने इराक के एक निर्माणाधीन न्यूक्लियर रिएक्टर ओसिराक पर हमला किया। इस हमले में रिएक्टर तबाह हो गया। हमले में 10 इराकी सैनिक और एक फ्रेंच नागरिक की मौत हो गई थी। आखिर में हम जिक्र करेंगे उस घटना का जिसके बारे में हमने आपको बताया तो शुरुआत में ही, पर उसके पूरे जिक्र के बिना सर्जिकल स्ट्राइक का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। हम बात कर रहे हैं अमेरिका नेवी सील द्वारा पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की। सटीक इंटेलिजेंस, मिनिमम मैन, मैक्सिमम इम्पैक्ट, ये शब्द इसी ऑपरेशन के बाद प्रचलित हो गए। नेवी सील्स ने न सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारा बल्कि उसकी लाश को भी साथ ले गए। ये थी सर्जिकल स्ट्राइक और आत्मरक्षा को समझने की कुछ बारीक जानकारियां। आज का आसान भाषा का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी मानस ने। कल फिर मिलेंगे एक और टॉपिक पर सिद्धस्त होते हुए।